Okay, so good afternoon, everybody. I, on behalf of National Stock Exchange and Awoke India Foundation, welcome you all to the Investor Awareness webinar on the theme of Future of Financial Management and COVID-19. We have with us our esteemed speaker for the session, Mr. Praveen Dwivedi, who is the president of Awoke India Group and a veteran banker with experience of over 30 years in the financial services industry across cities of Mumbai, Delhi, Kolkata, and Lucknow. He is currently the chairman of Banking and Finance Committee, Indian Industries Association, Lucknow chapter, and and holds a diploma in financial services. Uh, Now, I request Sir to please take forward the session. Thank you. Thank you very much, Srishti and Dr. Ankur Bhatnagar for organizing this session today, which is I welcome all the students and faculty of JSH PG College, Amroha, who have. Praveen sir. हाँ जी बताइए. I would like to just intervene. Yeah. Yes, please. So really sorry for the intervene. Dr. Tandon is actually not present. वो शायद अपने कॉलेज में कुछ उनका कुछ एग्जामिनेशन में बिजी हैं. तो मैं आपको फॉर्मली वेलकम कर रहा हूँ JSS कॉलेज की तरफ से. और सेशन में स्टूडेंट्स आ गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं. आई होप ये नंबर्स अभी जो हमें चाहिए वो आ जाएंगे. मीनवाइल यू कैन स्टार्ट. और अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाए तो लास्ट में उनको एक बार वेलकम या थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स हम करवा देंगे. थैंक यू. Sure. Okay, thank you very much. So, welcome to all the faculty and students from the college at Amroha. We would not delay any further. हम लोग अभी आज के इस वेबिनार की शुरुआत इमीडिएटली करते हैं. और जो इसका महत्व है, स्पेशली आज कोविड के समय में दौर में हम लोग जो इस बात को ज़्यादा समझें और जाने हैं, वो है कि हम लोग अपने मनी मैनेजमेंट में कुछ बातों को कैसे ध्यान में रखें, ताकि हमारी जॉब है या जो हमारी इनकम है, जो भी हमारी पूंजी है, वो सही तरह से उसका निवेश, उसकी बचत और उसकी बढ़त हो सके. इस बारे में हम लोग कुछ बातें आज आपके साथ में साझा करेंगे. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी अपना फोन तो म्यूट पे कर ही रहा हूं, बट आप लोग अपना जब प्रोग्राम में कोई भी आपके क्वेश्चन सवाल आप लोगों के होते हैं तो आप लोग जरूर पूछिएगा. और लेकिन वो लास्ट में चैट बॉक्स में डाल करके, और उसके अलावा हो सकता है मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं. आप मुझे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट डू दैट. आप लोग कोई आप में से कंफर्म कर सकता है, मुझे प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, मेरी आवाज साफ आ रही है? ओके, सो थैंक यू ऑल. सर से कह दो प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके चला देगा यहाँ को. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्रेजेंटेशन दिख रहा है मेरा? हाँ, yes sir. Okay, thank you. So once again, welcome to all the students and faculty from JSH PG College, Amroha. आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, इस वेबिनार में, जो हम लोग NSC और अवोक इंडिया के द्वारा आप तक लेके आ रहे हैं. और आज हम लोग मुख्य रूप से कुछ बातें जरूर जो इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में, पैसे की लेकर के कैसे हम उसका प्रबंधन करें. तो आपके हो सकता है कुछ लोग कॉमर्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों, उनके लिए हो सकता है कोर्स में भी काम आए बातें, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज कोर्स में काम आए. ये आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन जो पैसे आप कमाते हैं या मंथली जो कमाते हैं, उसके संबंध में ही ये कार्यक्रम है. और इससे मैं ये जरूर चाहूंगा कि कुछ लोग इससे लाभ जरूर लें. और आप कुछ लोग अगर पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं तो जरूर उस पर कुछ 5 से 10 बातें आप नोट करें. और मैं चाहूंगा कि आप उन चीजों को अपने जीवन में उतारें जरूर.
क्योंकि तभी इस कार्यक्रम का फायदा है जो आप लोग 1 घंटा आज हमारे साथ व्यतीत करने वाले हैं, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और उनसे आप कुछ सीख लेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहूंगा एवोक इंडिया के बारे में। ये संस्था पूरे देश में काम करती है वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के लिए। इन्वेस्टर्स की जो ग्रीवांसेस हैं, हम लोग सेबी जो सरकार की संस्था है उसके द्वारा प्रमाणित रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश में, और एनएससी के साथ इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम हम लोग 2016 से कर रहे हैं। और अमरोहा भी मेरा आना हुआ, अमरोहा में गया था खुद, वहां पर पुलिस के लिए, पुलिस लाइन में हमने एक कार्यक्रम किया था अमरोहा में, और काफी हमें मतलब अच्छा लगा। अमरोहा के एक और साहब को हम जानते हैं जो मुंबई में रहते हैं, जब मैं मुंबई में जॉब करता था HSBC में, तो अमरोहा के एक बहुत बड़े फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। आप सब लोग, कुछ लोग शायद नाम जानते हो उनका। तो अमरोहा एक तरह से थोड़ा जुड़ा हुआ है मुझसे, और उनका मैं कई बार उन साहब का एग्जाम्पल भी देता हूँ अपने इस तरह के सेमिनार में। तो अमरोहा से निकलकर उन्होंने मुंबई में और पूरे फिल्म जगत में ख्याति पाई है। तो एवोक इंडिया ने पिछले लगभग 2012 से स्थापित हुई है, मेरे 23 साल के बैंकिंग के अनुभव के बाद। और हम लोग अब पूरी तरह से इस मिशन में जुड़े हुए हैं कि कैसे हम अपने जो प्रत्येक वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में नॉलेज दे सकें ताकि वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही कर पाए, और ज्यादातर लोग जो निवेश करते हैं उनके हितों की रक्षा हो पाए। आज बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि कहीं ऐसी जगह बिना जाने बूझे निवेश कर दिया और वहां पे नुकसान। अगर आप जो पेपर क्लिपिंग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि निवेश के नाम पर 20 लोगों के 1 करोड़ हड़पे, इस तरह के अखबारों में डेली पेपर्स में इस तरह की चीजें आती हैं। और वो सिर्फ इसलिए होता है कि जानकारी के अभाव में हम लोग कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जहां पे कि हमें पता नहीं होता, और बाद में हमारी गाड़ी मेहनत कमाई पूंजी जो है वो नुकसान में चली जाती है। तो क्या चीज हम बाई करें, कौन सा प्रोडक्ट हम खरीदें फाइनेंशियल मार्केट में, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो बीमा से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो, चाहे वो किसी पोस्ट ऑफिस से हो, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, किस उम्र के लिए क्या रिस्क है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें इन चीजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 2 सर्वे आपके साथ मैं साझा करता हूं सभी के साथ, और वो सर्वे आप लोगों से संबंधित हैं। पहला सर्वे जेन एक्स का है। जेन एक्स होता है मिलेनियल्स मतलब कि 22 से 36 साल के जो युवा हैं जिनकी नौकरी अभी नई नई लगी होती है, उन पे एक सर्वे किया गया इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, और उसमें ये पाया गया कि इस उम्र के लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। जो सही बात भी है, नई जॉब लगती है, हर आदमी को लगता है कि हम थोड़ा सा अभी लाइफ को एंजॉय करें और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारी साइट्स पे जाएं और शॉपिंग चालू कर दें। लेकिन एक चीज और पाई गई सर्वे में कि 60% जो इस उम्र के लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। तो उनका ये जानना कि निवेश करना, बचत और निवेश जरूरी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको निवेश के नियम नहीं पता है, निवेश की जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि वो कभी गलत जगह निवेश कर सकते हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है। तो पहला तो सर्वे ये था मिलेनियल्स के लिए। दूसरा सर्वे जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप लोग जो जुड़े हुए हैं युवा वर्ग के 18 से 25 साल के लोग ज्यादातर होंगे, जो लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं, 42 लोग करीब जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है और आपके जो, क्योंकि करीब 95-100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो मुझे लगता है बाकी लोग भी जुड़ रहे होंगे। तो टाटा कैपिटल का जो सर्वे हुआ इसको बोलते हैं जेन जी, बोलते हैं हम लोग जेन जी, मतलब कि 18 से 25 साल के युवा। और उनमें ये पाया गया ऑप्शन ए कि 34% बैंक में निवेश करते हैं, ऑप्शन बी 19% म्यूचुअल फंड में, ऑप्शन सी 17% इंश्योरेंस में, ऑप्शन डी 17% गोल्ड और प्रॉपर्टी में, ऑप्शन ई 8% इक्विटी शेयर्स में, ऑप्शन एफ 6% कंपनी बॉन्ड्स में। तो अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि फटाफट अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जाके चैट बॉक्स में डालिए अपना ऑप्शन क्या है, आप कहाँ निवेश करते हैं। तो मुझे दिखेगा स्क्रीन पे चैट बॉक्स में कि आप लोगों का ऑप्शन ए है कि बी है कि ए और बी है कि सी और डी है, या खाली सी है या खाली ई है। तो चैट बॉक्स में बहुत फास्ट मैं 10-15 सेकंड के लिए आप लोगों का वेट करूंगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स, फैकल्टी जो भी यहाँ जुड़े हैं, अपना ऑप्शन यहाँ चैट बॉक्स में आप एंटर करें, तो मुझे थोड़ा मालूम पड़ेगा कि आप लोग जो है वो निवेश कहाँ करते हैं। जो भी पैसा आप या आपके फादर या आपके पेरेंट्स या आपके और लोग, तो आप लोग थोड़ा सा 10 से 15-20 सेकंड के अंदर मैं वेट करूंगा
कि आप अगर आंसर देंगे इसका कि आप लोग निवेश कहाँ करते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड। सो मुझे मालूम पड़ेगा कि अमरोहा में निवेश के बारे में लोग ज़्यादातर क्या निवेश करते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर्स। एक्चुअली आई होप दैट आप कुछ लोगों को टाइम लग रहा होगा शायद चैट बॉक्स में जाने में, या अगर मोबाइल से जुड़े होंगे तो कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है, बट आई कैन वेट फॉर सम 5 to 7-8 seconds to see some answers on the screen. क्योंकि चैट बॉक्स में ही आप लोगों को सवाल भी पूछने हैं, तो थोड़ा सा चैट बॉक्स से आप परिचित भी हो जाएंगे, और आप यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वर्ड लेटर लिखना है, ABCD। ए अगर बैंक में करते हैं तो ए, म्यूचुअल फंड में करते हैं तो बी लिख दीजिए। ओके, चलिए, एक मोनिका जी का आया है आंसर। मोनिका जी लिखा है ए। Realme 2 किसी का फोन है, उसने लिखा है ए। वेरी गुड। और Galaxy A20, तो ज्यादातर लोगों का मोबाइल से ही लॉगिन है, तो ये मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती है जब मुझे कुछ चैट बॉक्स में टाइप करना होता है। तो और मोबाइल को भी आप अरीबा लिख रही हैं ए, वेरी गुड। तो ओके, हबीबा ने भी लिखा है सी, विच इज वेरी गुड। ओके, ब्लूटूथ डिवाइस का कोई नाम है किसी का, रियलमी है। तो आप लोग, खैर मोबाइल का नाम चूंकि नहीं आ रहा है इसलिए मैं नाम नहीं समझ पा रहा हूँ, बट एनीवेज दैट डजंट मैटर। रियलमी C2 से ए है कोई। और तो मतलब मुझे जो ऑप्शन आ रहे हैं 5, 6, 7 लोगों के, जो भी अभी इसमें ऑप्शंस आए हैं, जो आंसर्स आए हैं, जो लोग इसमें टाइप कर पाए हैं, उनका मुझे लग रहा है कि ए और सी में दिख रहा है। तो मतलब कि बैंक्स में और इंश्योरेंस में। हर्षिता जी ने भी लिखा है ए। तो मतलब मैं इससे थोड़ा सा आइडिया लग सकता है मुझे कि 20% लोगों ने जो आंसर यहाँ दिया है कि ज्यादातर लोग ए में है, या फिर कुछ लोग इंश्योरेंस में है। तो बिल्कुल ठीक बात है। क्या होता है कि ज्यादातर हम लोग बैंक्स में अकाउंट होते हैं, तो बैंक्स तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है, और यही सर्वे भी कहता है, ज्यादातर लोग बैंक्स के माध्यम में ही अपना निवेश करते हैं, उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं, या उनको नॉलेज नहीं होती है। तो वही उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का, जिसमें कि हम आज समाज के सभी वर्गों से, हम लोग किसानों से लेकर के महिलाओं को, आप देख रहे हैं इस पिक्चरों में जो हमारे सामने दिखाई जा रही है, ये हम लोग 2012 से इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और अमरोहा भी हम लोग गए, ट्रैवल करके गए, बड़ा अच्छा लगा, वहां लोगों से मिले। तो आप समझिए कि मतलब इससे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, और यही हमारा उद्देश्य है। तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्टूडेंट्स कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और हम लोगों ने पूरे देश में, इसमें कुछ पिक्चरें कलकत्ता की भी हैं, आप लास्ट में देख रहे हैं, बॉम्बे है, और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के 75 सभी जिलों में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए हुए हैं, जा करके। और आज हम लोग वर्चुअल माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सेबी जो सरकार की संस्था है, जो नियामक संस्था है, जो नियम बनाती है और साथ में कंट्रोल करती है, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, जहां पे आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं, मतलब मान लीजिए आपको कोई बॉन्ड खरीदना है, कोई शेयर, तो वो सारा जो मार्केट है, वो मार्केट सिक्योरिटीज का सेबी, जिसकी बिल्डिंग सामने दिख रही है आपको, बॉम्बे में जो हेडक्वार्टर है, वो कंट्रोल करती है, और उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम भी होते हैं। हम लोग आज बात करेंगे मुख्य रूप से पैसे के मैनेजमेंट के बारे में, कैसे आप पैसे का मैनेजमेंट करें, प्लानिंग करें। तो पहला जो आपको नियम बताने जा रहा हूं मैं मनी मैनेजमेंट का, वो आप नोट कर लीजिएगा, वो एक शब्द में नोट करना है। उस शब्द को नोट करके अगर आप लोग उस पर अमल कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। तो पहला शब्द ये आने वाला है, बी फॉर बजट, ठीक है ना। सो बजट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने जो पैसा 5,000 भी मिलता है, स्टाइपेंड, पॉकेट मनी, या स्कॉलरशिप, या कोई इनकम इंटर्नशिप से कुछ भी मिलती है, बजट बनाइए आप। 10, 15, 20% पहले सेव कर लीजिए, बाकी को खर्च करिए। अनावश्यक चीजें कोई भी मत खरीदिए। एक मोबाइल जरूरी है तो ठीक है, लेकिन अब उसको हम हर 6 महीने में बदलते रहें तो शायद वो सही नहीं है। तो आपको पहली पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का, आज गवर्नमेंट भी या कोई कंपनी भी सबसे पहला काम बजट बनाती है, तभी वो सफल हो पाती है। अगर नहीं बनाएगी तो कभी सफल नहीं हो पाएगी। तो सफलता का मनी मैनेजमेंट में रहस्य जो है, पहला है बजट आपका बना ही होना चाहिए, ठीक। नंबर 2 क्या है कि बचत करनी चाहिए हमको। इसमें कहा कि 10-15% पैसे निकाल लीजिए पहले आप। तो आपके पिताजी के घर में अगर पैसे आते हैं, मदर्स मैनेज करती हैं, तो हमेशा पहले 10-20% पर निकाल लीजिए पैसा। 10,000 रुपया अगर आया महीने में, तो
1,500 2,000 निकाल लिया अलग, उसके बाद सोचा कि भाई 8,000 आया उसी खर्च करना है, तो बचत हो गई। लेकिन बचत वो जो हमने 2,000 करी वो हमने वहीं रख दी चावल के डब्बे में, या फिर तकिए के नीचे, या फिर लॉकर में, या बैंक में छोड़ दिया, या उसको हमने कहीं ऐसी जगह रखा जो 1,500-2,000 महीने का बचा रहे हैं वो कहीं बढ़ भी रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो आप सही रास्ते पे हैं, नहीं बढ़ रहा है तो आप गलत रास्ते पे, क्योंकि वो आपका फिर नुकसान होगा, वो पैसा बचाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? बचाना और निवेश करने में फर्क सिर्फ एक होता है, वो होता है रिस्क। जब भी आप निवेश या पैसा कहीं डालने की बात सोचते हो तो रिस्क आ जाता है, और रिस्क को समझना, रिस्क को मैनेज करना। आज हम लोग भी जब निकलते हैं घर से तो ये मास्क लगा के निकलते हैं, यहाँ पे फिर सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो ये क्या हुआ, रिस्क को कम करना हो गया। कोविड के समय में हम रिस्क को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। पैसे के मामले में भी रिस्क हर कदम पे है। अगर आपकी समझ है, आपको पता है कि ये चीजें करनी होती हैं, तो रिस्क मैनेज हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1 बजट, फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का अंतर होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको आना चाहिए, उसी की बात हम लोग करेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अगर आप लोग खाली पॉइंट नोट करते जाओगे या याद भी रहेगा मुझे लगता है, लेकिन क्या होता है कई बार दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, आज सुना कल बाहर। अगर लेकिन आपने कहीं नोट कर लिया, आज की डेट डाली 17 दिसंबर 12 बजे, ये सीखा मैंने, और उसको आपने 4 लोगों को बताया, अपने घर में बताया, तो उसका कुछ फायदा आपको मिल सकता है। नंबर 3 पॉइंट, निवेश करना है तो कहाँ करें? 2 तरह के निवेश होते हैं। पहला फिजिकल निवेश, फिजिकल इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो गया फाइनेंशियल। फिजिकल क्या हुआ, हर एक आदमी पहला सोचता है भैया हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए। नंबर 2 सोना, गोल्ड जरूर होना चाहिए थोड़ा बहुत घर में, हर बच्चे के पास होता है, दादी नानी पहले ही गोल्ड ही दे देती हैं। थोड़ा कैश भी होना चाहिए। तो जो भी चीजें आप छू सकते हो, टच और फील कर सकते हो, वो बोलते हैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फाइनेंशियल, जो आप नहीं टच कर पाते हो। बैंक में पैसा पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में है, एफडी में है, म्यूचुअल फंड में है, इंश्योरेंस में है, किसी में भी है, तो वो पैसा आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ। तो फिजिकल जो है वो यूज कर पाते हो आप उसको, सोना पहन लोगे, घर पे रह लोगे, पैसा खर्च कर लोगे। लेकिन फाइनेंशियल को आप नहीं यूज करते हो, कंपनीज यूज करती हैं, गवर्नमेंट यूज करती है, और उससे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी, सरकार रोड बनवाएगी, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो आपके पैसे से सारा काम हो रहा है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो परिवार की इनकम बढ़ेगी, और उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पैसा वो रह गया हमारे, हमने 10 मकान ले लिए, 10 मकान खाली पड़े हैं, तो कोई उसका फायदा नहीं है। खाली ये है कि हाँ, हमारे दिल में एक दिलासा है कि हाँ इसकी वैल्यू बढ़ रही है, या गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। जब तक बेचेंगे नहीं उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें देखना है कि फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हमारा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, फिजिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। हमारी जो समृद्धि है, खुशी, हर आदमी काम किस लिए करता है? हैप्पीनेस के लिए। और वो हैप्पीनेस कैसे होगी? अगर हमको ये मालूम पड़ जाए, आप 20 साल के मान लीजिए हम युवा हैं, और हमको पता है कि अगले 40 सालों के लिए जो चाहिए पैसा मुझे, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरा सपने हैं अगले 40 साल के, चाहे वो मुझे कार खरीदनी है, शादी करनी है, बाहर पढ़ने जाना है, मुझे मकान बनवाना है, मुझे रिटायरमेंट के लिए, तो अगर ये सारे जो मेरे अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग समय के, अगर ये सारे उद्देश्य मेरे, उनके लिए जो पैसे चाहिए मुझे, वो मुझे पता है कि वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, तो मेरी हैप्पीनेस अपने आप हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पीस ऑफ माइंड रहेगा तो मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि फिर मुझे पता है कि अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको भी यही काम करना है कि आपको ये जो अपने उद्देश्य हैं वो लिखने हैं कहीं पर भी। ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं ये काम, सरकार करती है, कंपनीज करती हैं, वो लिखती हैं कि भाई हमें 3 साल में अपना टर्नओवर 50 लाख करना है, फिर 1 करोड़ करना है, फिर 5 करोड़ करना है, फिर मुझे इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल आदमी कभी नहीं लिखता है जी, और वही दिक्कत होती है। तो हमें लिखना चाहिए, लिखेंगे हम, उसके आगे फिर हम उसके लिए मेहनत करेंगे, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो पहला लिखिए आप। हम लोग एक माई फाइनेंस डायरी देते हैं जब आते हैं फिजिकली आपके पास प्रोग्राम करने में, वो अभी डायरी आपको यहाँ पे ऑनलाइन भी उसका लिंक अभी डाल देंगी, हमारी कुलीग दिव्या या सृष्टि यहाँ पे आपको लिंक दे देंगी। तो 2 लिंक दिए जाएंगे आपको, एक फीडबैक का इस कार्यक्रम को जो बाद में दिया जाएगा, फीडबैक का आप भर लीजिएगा, और दूसरा एक आपके पढ़ने के लिए और उसकी वर्कबुक के लिए
अगर आप ऑनलाइन उसको वर्चुअली यूज करना चाहें उसको करिए, वरना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर करिए। लेकिन ये जो बातें बताई जा रही हैं उनको अमल में लाइए आप। और नीचे जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का रेड बॉक्स जो क्रॉस बना हुआ है, प्लस का साइन है, तो इमरजेंसी भी बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। आज कोविड के समय में ये हुआ, बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोगों की सैलरी कट हो गई, 50% सैलरी आ रही है, खर्चे तो उनके मान लीजिए महीने के जो है पूरे उतने हैं ही। तो अगर उन्होंने 6 महीने के सैलरी के बराबर पैसा कहीं रखा था जो कि उनको तुरंत मिल जाए, तो समझ लीजिए वो लोग खुश हैं आज, क्योंकि उनको वो पैसा उनके काम आ गया इस 6 महीने में, जब उनकी सैलरी कम हो गई या जॉब चली गई। और उस 6 महीने के अंदर उन्होंने मेहनत करी, दोबारा से जॉब आ गई, दोबारा से सैलरी बढ़ गई और काम चल गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। एक सीख यहाँ मिलती है कोविड में, जो बहुत बड़ा एक आपदा आई है, कि हमें कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। तो ये बातें हो गई चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पे है, उस पॉइंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे प्रेजेंटेशन की, मैं कहूंगा। इसको अगर आपने समझ लिया और तो उसके बाद तो खाली हमको कुछ नियम बताने हैं निवेश के, बाकी तो सब चीजें आप खुद ही कर लेंगे। तो इस स्लाइड में आप देखो जो लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट की सिर्फ 3 जरूरतें होती हैं। 3 जरूरतें कौन सी? पहली होती है प्रोटेक्शन नीड, मतलब मेरा जो पैसा है वो पैसा कम ना हो मेरा, ठीक है। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है एफडी और सब मिला करके, तो वो कम ना हो। आपको ये देखना है कि वो बढ़े या न बढ़े भी ना, लेकिन कम तो ना हो कम से कम। ये आप कोई साहब इसमें एनोटेशन कर रहे हैं, एनोटेशन मत करिए प्लीज। मैं अभी इसको वैसे स्टॉप भी कर रहा हूँ कि एनोटेशन ना हो पाए, लेकिन somebody has done the annotation, which I think I would request the host and co-host to please stop this, because this will disturb the flow of the presentation. Thank you. So प्रोटेक्शन जो है, सुरक्षा हमारे पैसे की होनी चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो क्या होती है? आज WHO की एक रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बोलती है कि आपको वर्ल्ड में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो कि अपने सारा कुछ अपना बेच करके, और वो मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये एनोटेशन का काम जो है। मैं एक बार अगर रिक्वेस्ट करूंगा सृष्टि से, इफ शी कैन रिमूव दिस, और आई विल हैव टू डू दिस बिकॉज अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इरेजर मैं यूज करके इसको हटा देता हूं। आई डोंट नो, दिस विल हैव टू बी डन। सो एनीवेज, आप सृष्टि या दिव्या में से कोई कर सकता है, इसको तो कर लीजिएगा। सो प्रोटेक्शन मतलब कि पैसा आपका, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? वो कहता है कि आपको 50% लोग क्यों लोन लेते हैं सब कुछ बेच के? सिर्फ एक कारण से। वो कारण होता है क्या? किसी को ईश्वर न करे परिवार में कहीं कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, तो आदमी सब कुछ बेच देता है, बोलता है भाई जान है तो जहान है, जब तक डॉक्टर बोल रहा है कि उम्मीद बाकी है, आप पैसा लगाते रहोगे। तो आपको वो स्थिति ना आए, आपकी पूंजी ना जाए। अभी एक साहब का केस हुआ कानपुर में, जिनको की करीब कोविड में 37 लाख रुपए इलाज में लग गया उनका। 37 लाख रुपए, आप समझ सकते हो। उधार भी मांगा दोस्तों से, उन्होंने प्लाज्मा भी दिया गया। खैर ईश्वर की दया से बच गए वो, लेकिन मेडिकल उनका था बहुत कम था, छोटे अमाउंट का था। तो आज मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो पहली सीढ़ी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें हमें जरूरी हैं। हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, हमको पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पे लोग निर्भर हैं, आपके फादर पे निर्भर हैं लोग, तो उनका हमारा एक लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए कवर, कम से कम मिनिमम 10 टाइम ऑफ एनुअल इनकम। अगर एनुअल इनकम साल की 5 लाख है तो 50 लाख कम से कम इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट, प्रोटेक्शन नीड, मेरे पैसे की सुरक्षा। मेरा पैसा जो अभी है वो कम ना हो, कभी कोई ऐसी आपदा आ जाए तो मुझे कोई और दे दे पैसा, मेरा पैसा ना खर्च हो, इसके लिए आपको ये कवर लेने पड़ते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, सेविंग नीड, जो लाल रंग पे दिखाया गया है आपको, जहां पर कि आप जैसे मान लीजिए पैसा आपके घर में सैलरी आई फादर की, आपकी कुछ इनकम आई, तो आप तुरंत निकालते नहीं एटीएम से। आप 1 तारीख को निकालोगे थोड़ा पैसा, 10%, 20%, 30%, फिर निकालोगे 7 को, 15 को, बाकी छोड़ दोगे उसी में। तो जो बाकी छोड़ दिया उसी में, वो कहाँ रहता है? सेविंग में, आरडी में, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में, वहीं पड़ा रहता है पैसा वो।
तो उस पैसे पे हमें क्या मिल रहा है हमको पता ही नहीं होता है। जब हम कभी लोन लेने जाते हैं तो हम जरूर लोन में कोई अगर 8% पे लोन दे रहा है, कोई 6 पे दे रहा है, कोई 7 पे दे रहा है, तो आप में से कोई नहीं जाएगा 8 वाले के पास, सब जाएंगे 6% वाले के पास, क्योंकि वहां पे हमको कम ब्याज पे लोन मिल रहा है। लेकिन जब हमारा पैसा कहीं रखा होता है तो हम चिंता नहीं करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। बोले ठीक है, बैंक हमको, कोई बैंक 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 2.5 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, या कहीं एफडी का रेट क्या है पता नहीं हमको। अरे क्या सोचते क्या है, अरे थोड़ा ही तो पैसा है मेरा, क्या दिक्कत है हमको। यही हमको बदलनी पड़ेगी आदत। हमें और चीजों के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर मेरा पैसा 15 दिन भी खाली पड़ा है तो वो क्या मिल रहा है, उसमें आधा 1% क्या मुझे एक्स्ट्रा मिल सकता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो नीचे लिखा है मनी मार्केट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड वगैरह के बारे में जानकारी आपको करनी चाहिए। तो जब ये आदत अभी से पड़ जाएगी तो जिस दिन हमारे खाते में 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ भी आएगा, तब भी हम इस चीज को कर लेंगे, वरना हम कभी नहीं कर पाएंगे, वो भी हम लुटा देंगे, क्योंकि हमने कभी वो आदत डाली ही नहीं अपनी। तो ये हो गया सेविंग नीड्स, जो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 15 दिन, 1 महीने, 1 हफ्ते, 10 दिन, 2-3 महीने के लिए। लेकिन अब उसके आगे की बात जो है, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि किसी को अपनी शादी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी घर के लिए पैसे जोड़ने हैं 3, 5, 10 साल में, 25 साल, 30 साल में, वो क्या करे? वो बोलता है मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, और उसके लिए आपको बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में जो 3 पॉइंट लिखे गए हैं, उनको आपको समझना है कि तीनों पे मुझे काम करना है। पहला कदम प्रोटेक्शन नीड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग नीड्स, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट नीड्स। ये तीनों पे अगर आपने काम कर लिया तो आप समझिए हमेशा आप पीसफुली, हैप्पीली एंजॉय करेंगे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो पैसा बचता नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा था कि पहले आप क्या करिए, पहले जो इनकम आई उसमें से बचत को निकाल दीजिए अलग, उसके बाद खर्च करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सीधे खर्च करने लगेंगे तो फिर पैसा बचेगा नहीं। दूसरी चीज क्या है कि आपको प्रोसेस जरूर अपनाना है। कोई भी प्रोसेस, बिना प्रोसेस के काम नहीं होता है। कोई भी चीज, अगर आप घर में, अगर कोविड के टाइम में हमने कोई रेसिपी बनानी भी सीखी अगर गूगल पे, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। स्टेप 1, पहले आपने कढ़ाई में तेल डाला, फिर आपने मसाला डाला, फिर ये किया, तो हर स्टेप्स होते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट में भी स्टेप्स होते हैं। अगर वो स्टेप फॉलो किए तो डिश अच्छी तैयार होगी और डिश को आपको एंजॉय करेंगे आप लाइफ लॉन्ग। तो आपको क्या है कि पहले आपने अपने गोल्स लिखे, जैसे बताया गया, पहले आपको मेरा ये गोल्स हैं, इतने इतने साल में ये गोल मुझे पूरे करने हैं। नंबर 2, आज मेरे पास कितना पैसा है, क्या एसेट्स हैं, बाइक है, घर है, ये है, पैसा इतना है, कितनी लायबिलिटीज, लोन कितने हैं मेरे पास, कोई पैसा किसी को देना है या कुछ है, मेरी आगे की अर्निंग क्या होगी 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में। मुश्किल काम होता है, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं आप कि मेरी आज अर्निंग 5,000 है तो 3 साल क्या 50,000 हो पाएगी, कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, लिखोगे तो हो जाएगी। खर्चे कितने होंगे फ्यूचर में, शादी, बच्चे, सब चीजें, मतलब प्लान करोगे आप, तो प्लानिंग के बाद फिर उसके बाद आपको पैसा उस जगह लगाना है कि भाई 5 साल बाद जरूरत मेरी ये आने वाली, तो पैसा मैं यहाँ लगाऊं 5 साल के लिए, तो मुझे वो पैसा इतना बढ़ के मिलेगा। और उस प्लान को फिर आप हर 3 से 6 महीने में एक बार देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए, खुद अपनी नॉलेज से या फिर किसी एक्सपर्ट की मदद से। तब आप जाकर के अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। तो ये मुख्य बातें हो गई जो कि हमने आपको बताई, मेन पॉइंट्स, बजटिंग के बारे में, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स, फिजिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल वेलबींग कैसे होती है, इमरजेंसी फंड के बारे में बताया गया आपको, और आपको ये नीड्स के बताया गया, प्रोटेक्शन नीड्स, आपकी सेविंग नीड्स और इन्वेस्टमेंट नीड्स, ये सारी बातें आपको बता दी गई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल नियम जो हैं, जैसे कि आप, पहला नियम आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन का। अब ये वर्ड सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है बहुत सिंपल। अमरोहा से आप दिल्ली जाओगे अगर ट्रेन से, अपने जॉब के इंटरव्यू देने के लिए, अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, तो अगर आप 2,000 रुपए लेके जा रहे हो, 5,000 भी लेके जा रहे हो, तो पापा मम्मी बोलेंगे बेटा ऐसा है, ये 5,000 रुपए 4 जगह रखो, सूटकेस में भी 2 जगह रखो, जेब में 2 जगह रखो, 4 जगह डिवाइड करोगे तो मान लो कहीं चोरी हो गई, ट्रेन में कुछ हो गई, तो अभी तुम्हारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे जिससे तुम अपना काम करके वापस आ जाओगे। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क अब वही है, उसका थोड़ा टर्म बड़ा हो गया है ना सुनने में, लेकिन बातें सब वही हैं। तो अगर आपने अपना निवेश भी, आपको निवेश करना है, पैसा लगाना है, तो आपने सब एक ही जगह लगा दिया अगर, तो आप, अभी मैं किसी से मिला परसों, उन साहब ने क्या किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत रुपया कमाया, लेकिन क्या किया उन्होंने, सब एक ही जगह लगा दिया। उन्होंने बोला सिर्फ 2 चीजों में लगाया पैसा मैंने,
एक तो मैं प्रॉपर्टी खरीदता गया, उनके पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है इस समय, जो अभी इस समय बिक नहीं रही है कोविड में। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे कुछ बना दिए ऐसे अपने इंस्टीट्यूशंस या इस तरह की कुछ, एक और था, तो वो 2 जगह लगाया। अब दोनों में कोविड की मार पड़ गई, तो अब इस समय वो बुरे हाल में है। तो क्या होता है, जब अगर आप वही काम अगर आप 5 जगह 7 जगह आप करते, पैसे को लगाते, तो शायद आपको 2 जगह प्रॉब्लम होती, तो चौथी जगह आपको फायदा हो जाता या उतना नुकसान ना होता। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि पैसे को हम 4 5 6 जगह लगाएं। ये नहीं कि सारे लोग जो आपने आंसर दिए सब बैंक में ही लगा के बैठे हुए हैं, थोड़ा उससे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 नियम क्या होता है, SLR, S फॉर सेफ्टी, L फॉर लिक्विडिटी, R फॉर रिटर्न। जब भी पैसा लगाएं तो ये 3 चीजें देखें, कितनी सेफ्टी चाहिए मुझे, कितना रिटर्न चाहिए मुझे, और कितनी लिक्विडिटी चाहिए, मेरा पैसा कितनी जल्दी मुझे मिल जाए। तो कोई आदमी 70 साल का है, उसके लिए सेफ्टी इज नंबर 1 पॉइंट। कोई 20 साल का है, उसके लिए रिटर्न इज नंबर 1 पॉइंट। बोलेगा रिटर्न मुझे हाई चाहिए, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं मैं। तो ये जो चीजें होती हैं, किसी की बेटी की शादी है, 3 महीने बाद एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उसके लिए क्या है, लिक्विडिटी की, भाई मुझे कुछ भी हो जाए, रिटर्न कम मिले, सेफ्टी जरूरी है, और लिक्विडिटी मतलब पैसा अगले 2.5 महीने में मेरे हाथ में आ जाए। तो ये चीजें जानने के बाद उसी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उनमें आप पैसा अपना लगा सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में क्या है, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, फ्यूचर, इक्विटी, ये सारे चीजें होती हैं, जहां पे कि अभी एक IPO आया, आज एक प्रोग्राम शाम को और भी है 4:30 बजे, आप लोग कुछ अगर जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं उसमें बॉम्बे से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे सेबी के उस कार्यक्रम में। और प्राइमरी मार्केट जो होता है, शेयर जब इनिशियली कोई कंपनी अपना शेयर लाती है तो उसमें लगाने का मौका मिल जाता है, उसी के बारे में बताया जाएगा आज। तो जैसे अभी एक शेयर आया था बर्गर किंग का, तो पिछले 3 दिनों में खुलने के बाद ही वो 3 गुना हो गया उसके पैसे, जिसको भी शेयर अलॉटमेंट हो गया वो। तो आप देखो ना, वहां पे रिस्क भी होता है, जो ये दिखाया गया हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क। तो बर्गर हम लोग खाते तो सब लोग हैं बर्गर, लेकिन बर्गर खाने के अलावा क्या हम उसके बारे में जानते हैं, कंपनी के बारे में निवेश करते हैं पैसा? वहां तो पैसा मेरा खत्म हो जाता है, हमने बर्गर का पैसा दिया, खाया और खत्म हो गया। लेकिन अगर वही हमने शेयर में लगा दिया होता उसके, तो आज हमारा पैसा 3 गुना हो गया होता 3 दिन में। तो ऐसा नहीं कि हर जगह हो जाता है, लेकिन रिस्क को समझना, उसको जानना, उसको लगाना, ये सब चीजें करने के बाद रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क लो रिवॉर्ड मतलब बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, PPF, ये सब डेट म्यूचुअल फंड वगैरह, लो रिस्क लो रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, ये सारी चीजें फ्रॉड वाली स्कीम आ जाती हैं। और हाई रिवॉर्ड लो रिस्क कुछ होता ही नहीं है कि लो रिस्क हो हाई रिवॉर्ड, तो ये इच्छा हर एक की वही होती है वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक जो यहाँ पे शीट दिख रही है आपको, ये इसको बात को बताती है कि आपको पैसा, अपना छोटा पैसा भी हो, आप रेगुलर लगाइए लंबे समय के लिए, तो आपको बहुत फायदा होता है। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, कर्नल साहब से, वो बोल रहे कि भाई प्रवीण जी ऐसा है कि मैंने तो एक पैसा लगाया था अपना बहुत पहले, और आज उसमें सिर्फ मेरे 32,000 रुपये निकले, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कितना रुपया लगाया था आपने? बोला मैंने सिर्फ एक बार 2,000 रुपये लगा के छोड़ दिया था 1990 में, ठीक है, जब मेरी जॉब लगी थी तब। उसके बाद भूल गए थे वो। तो आप सोलो 30 साल में 16 गुना हो गया, क्योंकि उन्होंने एक बार लगाया था बस। अगर मैं वही आपसे कहूँ, 2,000 बहुत छोटी रकम होती थी उस समय के लिए, बड़ी थी, आज छोटी है। आज अगर हम 1,000 रुपए भी लगाएं महीना, आप में से सब लोग 20-25 साल की उम्र के होंगे, 1,000 रुपए लगाएं, और 1,000 को हम एक साल में हो गया 12,000, हर महीने लगाते हैं, 10 साल में 1,20,000, और 30 साल में 3,60,000। 3,60,000 का अगर हम 15% की रिटर्न माने, तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये 3,60,000 बन जाएगा आपका कम से कम 70 लाख रुपए 30 साल में। तो उतनी लंबी, और कितना लगाया आपने? सिर्फ 1,000 रुपए लगाया महीने का। लेकिन क्या किए, 2-3 चीजें हुई, आप डिसिप्लिन रहे, रेगुलर लगाते रहे, और लॉन्ग टर्म लगाते रहे, बीच में आपने कुछ नहीं छुआ भी नहीं उसको। तो ये जो चीज होती है, जिसको SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड की भाषा में, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें लगाना चाहिए। कैसे लगाएं हम लोग, कहाँ से लगाएं? तो ऑफकोर्स बैंक से भी लगा सकते हैं आप जिसके भी थ्रू माध्यम से लगा रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो सेबी में, ट्रैक रिकॉर्ड उसका हो, क्वालिफाइड हो, फीस क्या चार्ज करता है इनकी जानकारी आपको हो। सेबी एक संस्था है जो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो एक रेगुलेट करती है मार्केट को, नियामक संस्था है, जैसे कि RBI होती है बैंकिंग के लिए। किसी बैंक में प्रॉब्लम आएगी, पैसा नहीं निकला ATM से, कोई दिक्कत आई, तो आप शिकायत कर सकते हो RBI में, वैसे ही सेबी होती है।
इंश्योरेंस में दिक्कत आई तो IRDA होता है, पेंशन में दिक्कत आई तो PFRDA होता है। ये रेगुलेटर की जो रोल है, सेबी का मुख्य रूप से हम लोग सेबी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो वो जो भी कोई इन्वेस्टर है उसके हितों की रक्षा होना, मार्केट को रेगुलेट करना, मार्केट में नई चीजें नए प्रोडक्ट लाना, ये सारे काम सेबी के होते हैं। साथ ही जितने भी मार्केट प्लेयर होते हैं, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे जो कंपनियां आती हैं पैसा लेने, जैसे मान बताया मैंने, एक नाम बताया कंपनी का आपको, अभी पीछे 3-4 कंपनियां ऐसी आई, आपको आज अगर आप लोग कुछ लोग शाम को जुड़ पाओगे 4:30 वाले प्रोग्राम में, मालूम पड़ेगा कि इस साल में 45,000 करोड़ रुपया मार्केट में इन कंपनियों ने उठाया और इन्वेस्टर का बहुत फायदा कराया। तो इन चीजों की जानकारी, जैसे आप इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग भाग लेते हो, आप लोग सब सुनते हो, तो वो जानकारी होती है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो और उन चीजों को आप उससे फायदा ले पाते हो। तो आपको सिक्योरिटी मार्केट में 2 चीजें जाननी जरूरी है, एक तो इक्विटी और डेट। ये क्या होता है, इक्विटी क्या हुआ और डेट क्या हुआ? मान लो आप में से कुछ लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद बोला हम जॉब नहीं करेंगे, हम तो अपना कोई बिजनेस करेंगे, खुद का लगाएंगे, स्टार्टअप लगाएंगे। तो उसमें 2 चीजें होंगी। मान लो आपने अपने दोस्त से बोला भाई मुझे उधार दे दो आप, तो वो आपको 10% पे उसने 1 लाख रुपए दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे डेट, DEBT, डेट। तो क्या है, वो दोस्त को आपको 10% देना ही देना है ब्याज, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। ठीक ऐसे ही जब आपको भी किसी को देना है पैसा, आपने बैंक को दिया, पोस्ट ऑफिस को दिया, वहां से कंपनी को दिया, वहां से बॉन्ड्स लिया, तो कंपनी को भी 10% देना है आपको। जो भी ब्याज मिल रहा है उसमें 8%, 6% वो देना ही है, चाहे वो बैंक चले चाहे ना चले, बैंक को तो 6% देना ही देना है आपको। जब बशर्ते कि बैंक कहीं डूब गया, कुछ हुआ, तो अलग की बात है, वो प्रॉब्लम होती है। बट बॉन्ड में सिक्योरिटी, डेट मतलब ब्याज, कर्जा, और इसको दिखाया गया हरे रंग में। हरे रंग मतलब रिस्क कम होता है, वहां पे खत्म नहीं होता है, रिस्क तो हर जगह होता है, कम होता है। इक्विटी में को दिखाया गया है लाल रंग में, मतलब कि रिस्क हाई। अब वही दोस्त आपका जो आपके रेस्टोरेंट में, आपके वेंचर में पैसा लगाने वाला था, उसने बोला भाई हम देखो तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, तुम्हारे दोस्त हो, ऐसा करो मुझे तुम्हारा पूरा वेंचर की कॉस्ट 10 लाख रुपए की है, 1 लाख ले लो, 10% का हमको तुम शेयर दे दो अपना, कि तुम्हारे प्रॉफिट में जो ग्रोथ होगी उसका 10% हम लेंगे। अब आपने मान लीजिए 1 लाख ले लिया उससे, उसको हम बोलेंगे इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बर्गर किंग को दिया होता 1 लाख रुपया, उसने ले लिया होता आपसे, आप बन गए होते शेयर होल्डर, तो उसका ग्रोथ हुआ तो आपका भी ग्रोथ हुआ। तो वो जो आपके मान लीजिए वेंचर में या बिजनेस में लगाया 1 लाख दोस्त ने आपके, और वो 1 लाख रुपया कहीं बिजनेस आपका 1 साल में बंद हो गया, तो उसका तो डूब गया पूरा 1 लाख। लेकिन अगर उसको पता था कि भाई ये हमारा दोस्त जो है, इसकी नॉलेज है, इसको इस बिजनेस की समझ है, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो ये तो बढ़ा के देगा, और आपका बिजनेस कहीं 2 साल 3 साल में डबल हो गया, 10 लाख का लगाया था पैसा और 20 लाख हो गया, तो इस दोस्त को जिसने शेयर लिया था आपकी कंपनी में, इसको 1 लाख के इसके कितने हो जाएंगे? 2 लाख। जबकि जिसने आपको ब्याज पे दिया था पैसा, उसको सिर्फ 10,000 मिलेगा, चाहे आपका बिजनेस 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का हो जाए, उसको तो 10,000 मिलेगा, क्योंकि 10% ब्याज पे रकम दी है उसने। तो ये फर्क होता है रिस्क और रिटर्न का, इसको आपको समझना चाहिए। बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप मान लीजिए, ज्यादातर लोग पैसा सेविंग बैंक में डाल के छोड़ देते हैं। सेविंग बैंक में क्या होता है, 1 लाख रुपए आपने दिया, 1 लाख 1 साल में अगर 4% ब्याज है तो 1,04,000 हो गया। हम लोग खुश हो जाते हैं कि 4,000 बढ़ गया मेरा, क्योंकि वो दिख रहा है 4,000। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो बहुत सारा महंगाई बढ़ रही है, आलू प्याज टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, प्लस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका भी तो मेरे पैसे पे कोई फर्क पड़ता होगा ना। जो थोड़ा समझता है इस चीज को, लिखता है डायरी में, जो हमने माई फाइनेंस डायरी आपको दी, उसमें लिखा भाई 4% तो मिला, लेकिन जो ये महंगाई की दर थी, ये माइनस तो करनी पड़ेगी ना हमको इसमें, जो कोई और नहीं करेगा माइनस, आपको आप ही करनी पड़ेगी। तो अगर ब्याज की, महंगाई की दर पेपर में आती है, न्यूज में आती है, आप डालोगे अगर, इन्फ्लेशन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, कि इन्फ्लेशन कितना था पिछले हफ्ते, तो दिख जाएगा आपको। तो अगर मान लो 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन या महंगाई की दर 8% थी, तो 8% आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 4% मिला और 8% माइनस, कितना हो गया? 1 लाख का 96,000 रुपए रह गया। तो एक्चुअल जो रुपया आपका हुआ सेविंग बैंक में 1 साल में, वो 96,000 रह गया। लेकिन होता क्या है, हम लोग ज्यादातर सोचते हैं अरे वो 96,000 नहीं है, वो 1,04,000 है, क्योंकि जो दिखता है वही समझ में हमको आता है। समझदार लोग जो है, जो दिखता नहीं है उसके पीछे जो देख लेते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों पे, टैक्स के बारे में बहुत बात नहीं करेंगे हम, लेकिन टैक्स का भी बहुत फायदा होता है। आपके पेरेंट्स से जो भी लोग एफडी में लगाते हैं, वो सब 30% टैक्स या 20% टैक्स देते हैं, जो हाईएस्ट स्लैब होता है। लेकिन आपको अगर इन चीजों में आप लगाते हैं
तो आपको टैक्स का भी बेनिफिट होता है, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह और डिविडेंड टैक्स। अब ये देखिए, आप एक टेबल दी हुई है, सेंसेक्स, पीपीएफ, 5 साल की एफडी किसी ने लगाया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, तो उसकी 25 साल में रकम नीचे देखो आप कितनी दिखाई दे रही है, 55 लाख, 9 लाख और 15 लाख। तो ये जो फर्क लंबे समय में आता है, ये लंबे समय में दिखता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में समझकर लंबे समय के लिए हम पैसा लगाएं। थोड़ा शेयर्स के मामले में समझे, शेयर्स में कैसे अकाउंट खाता खुलता है, कैसे डिमैट खाता, ये दिखाया हुआ है प्राइमरी मार्केट के बारे में यहाँ पे, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी आज करीब 4:30 बजे। उसका लिंक आपको हमारी दिव्या भेज देंगे। आप जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे इनके बारे में, और क्योंकि ये सीनियर लोग हैं, बॉम्बे से ज्वाइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीजीएम हैं, तो उनके द्वारा आपको और चीजें मालूम पड़ेंगी, तो आप उसके बारे में सीख सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में कैसे लगाते हैं पैसा, सेकेंडरी मार्केट में जैसे कि कोई ऑलरेडी शेयर किसी कंपनी का चल रहा है उसमें लगाना है। डिमैट अकाउंट खोला आपने, ट्रेडिंग अकाउंट खोला, केवाईसी कराया अपना, और आपने अपने जो ब्रोकर या बैंक के द्वारा बोला कि भाई हमको ये 5 शेयर खरीदने, 10 शेयर खरीदने हैं, 100 रुपए का शेयर है, आपने 500 रुपए के 5 शेयर खरीद लिए, और आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता उस अकाउंट में। उसको डिमैट खाता बोलते हैं। जैसे सेविंग खाता होता है, करंट चालू खाता होता है, वैसे डिमैट खाता होता है। आपको 50,000 तक की शेयर अगर उसमें है तो कोई चार्ज लगना नहीं है आपको, 2 लाख तक में 100 रुपए लगना है। तो इन चीजों को समझ करके अगर आप थोड़ा सा जहां खाता खोल रहे हैं, सावधानी रखिएगा कि वो जिस जहां पे खोल रहे हैं वो बंदा ठीक है, रजिस्टर्ड सेबी से है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है उसका, आप उसकी जो चार्जेस कमीशन सब ठीक है। इन चीजों की जानकारी करने के बाद आप निवेश अपना कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं शेयर्स थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, शेयर्स डायरेक्टली जाना, पता नहीं कंपनी कैसी हो क्या हो, तो आपके लिए बेहतर होता है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप पैसा अपना लगा सकते हो, जहां पे कि सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, छोटी सी रकम, सुविधा के अनुसार, लिक्विडिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, फंड मैनेजर भी है, और आपका पैसा उसमें होता है। तो इसमें बहुत से लोग लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो बताया था आपको मैंने 1000 रुपए का एग्जाम्पल भी, SIP वाला वो भी है। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके बारे में आप सबको जानकारी करनी चाहिए। थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में भी। जिसकी आवश्यकता है वही लीजिए, कंफ्यूज मत दोनों में होइए। ये थोड़ा सा आपको, आजकल गूगल में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे 5 रुपए लगाने हैं, चाहे 500 लगाने हैं, थोड़ा सा पेन लेना है, टाइम लगाना है। एक नई चीज जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। शेयर और म्यूचुअल फंड का एक मिक्सचर होता है। ये लो कॉस्ट पे अच्छी रिटर्न इसमें आती है। गोल्ड में निवेश करना है तो गोल्ड के लिए भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जिनके माध्यम से आप निवेश कर सकते हो, और उसमें अच्छा एक फायदा होता है। लास्ट में आपको यही बताऊंगा मैं कि आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर जब मान लो इस दिशा में आगे बढ़ते हो आप निवेश करने के लिए, जैसे ही डिमैट खोलते हो तो तुरंत आपको बहुत सारे लोगों के, नहीं भी खोलते हो, लोगों के टिप्स आते रहते हैं, यहाँ लगाइए 1 हफ्ते में बड़ा हो डबल हो जाएगा पैसा, ये हो जाएगा, या फिर आप ये प्लांट स्कीम में लगा लीजिए, प्लांटेशन स्कीम में लगा लीजिए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, इसमें इतना बढ़ जाएगा। उसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ज्यादातर लोग लालच में फंस करके और इन जो बातें तो मूलभूत थी उनको भूल जाते हैं, और वो फिर पैसा वहां दे देते हैं बिना जांच पड़ताल किए हुए, और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थोड़ा आपको देखना है, किसी तरह के फ्रॉड में ना फंसे आप। एक रूल होता है, रूल ऑफ 72, जो सामने दिख रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं भाई पैसा मेरा डबल कितने पीरियड में होगा, तो जो ब्याज मिल रहा है उसको आप 72 को उससे डिवाइड कर दीजिए। 72 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 6% ब्याज मिल रहा है तो 6 कर दीजिए, तो 12 साल में डबल हो जाएगा पैसा। तो वो आप फार्मूला ये याद रखिए। कोई बताता है कि कैसे क्या कोई दे पाएगा आपको, अगर हमको मान लीजिए 1 साल में होना है हमारा डबल, तो क्या हमको कोई 72% दे पाएगा? तो थोड़ा रीजनेबलनेस, ये चीजों को ध्यान रखिए। और इसके बाद भी कहीं अगर आप गलती कर जाते हैं, किसी कंपनी में फंस जाते हैं, तो फिर आपको, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं डिफॉल्ट किया, इस तरह की कंपनियों ने फ्रॉड किया है, जिनके बारे में सेबी खुद भी एक्शन लेता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी अपने ऑनलाइन कंप्लेन भी करते हैं उनके ऑफिसेज में, या फिर उनके वेबसाइट पे सेबी के, वो कर सकते हैं। हम लोगों का जो एवोक इंडिया फाउंडेशन का वेबसाइट है, और हमारा चूंकि हम लोग सेबी के द्वारा अधिकृत रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश में, एकमात्र संस्था ऐसी है, तो उसके द्वारा भी आपकी कोई शिकायत, कोई परेशानी किसी तरह की हो, तो आप उसको हम लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। और साथ में इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि आज 4:30 बजे एक कार्यक्रम है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स होते रहते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट स्पीकर्स भी आते हैं। तो अच्छी बात मुझे लगती है कि आज हमारे छोटे शहरों से, छोटे जिलों से भी सब बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जो फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो लोग फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, इस तरह की नॉलेज
वो आज फाइनेंशियल सेक्टर जो का है वो करीब किसी भी कंट्री में 35 to 40% शेयर होता है कैरियर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में। आप देखते हो जितने भी IIT IIM कॉलेजेस सब में हैं, हाईएस्ट सैलरी यही लोग देते हैं। तो आपको नॉलेज इसकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो आज को बताई गई आपको बातें। हम लोग बहुत सारी इंटर्नशिप भी देते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे करते हैं। कल भी आगरा में एक कॉलेज का था, करीब 100 बच्चे वहां से जुड़े थे स्टूडेंट्स। कईयों ने पूछा उसमें से कि हमको इंटर्नशिप करनी है वो इंडिया में, तो उनको हमने अपना मेल ID दिया और हमने कहा आप लिखिए, आप कर सकते हैं। बनारस में कुछ लोगों ने करी अभी तो वर्चुअल, वो इंटर्नशिप भी वर्चुअल थी, कोई उनको आना नहीं पड़ा। लखनऊ की कुछ कॉलेजेस ने करी। तो आपको वॉलंटियरिंग करनी है, जॉब्स के लिए बात करनी है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात करनी है, स्टार्टअप SME, आप जरूर करिए, बेहिचक आप लिखिए हमको। हमारी मेल ID, हमारे फोन नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं लास्ट स्क्रीन में। आपका फीडबैक दीजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें कुछ बातें आपको समझ में आई जिनको आप आगे अपनाएंगे। कोई सुझाव आप लोगों के होते हैं, अपने परिवारों से बात करिए, फैमिली में बात करिए। किसी तरह की भी आपको किसी के अगर पेरेंट्स पुलिस में होंगे तो पुलिस में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हुए हैं पूरे प्रदेश में। तो शायद किसी को पता भी हो, हम लोग जब 2 बार आए हैं अमरोहा, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ तक हमारा कार्यक्रम ये समाप्त होता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को भी कोई सवाल हो तो हमारे पास 5 मिनट समय अभी है और हम लोग सवाल के आंसर दे सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप लोग अपने सवाल। और उसके साथ ही अगर आपको कोई आपका सुझाव हो तो फीडबैक फॉर्म जो आपको यहाँ पे अभी दिया जा रहा है, फीडबैक फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आप अगर आपको जो माई फाइनेंस डायरी यहाँ पे दी गई है उस पर भी आप डाउनलोड कर लीजिए उसको भी, ताकि आप उसको भी अपने काम में ला सकें। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का पूरा यही है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी युवा लोग जितने भी जुड़े हैं इसको अपनाएं। और ये इंफॉर्मेशन आज बहुत से लोग, जब हम पुलिस में गए प्रोग्राम करने, जो लोग रिटायर हो रहे थे 60 साल की उम्र के थे, उन्होंने बताया हमसे कि सर ये बातें अगर हमको जब हम 20 साल के थे तब बताई गई होती तो शायद हमारा कुछ और ही आज रूपरेखा होती। लेकिन वो उस टाइम पछतावा करते हैं, और इस टाइम जब हम 20 साल के होते हैं तो हम नजरअंदाज करते हैं चीजों को, इन चीजों को हम अपनाते नहीं है। तो मेरी सबसे अनुरोध आप लोगों से, विनम्र निवेदन बच्चों से है, सभी लोग आप लोग जो है इन चीजों को जरूर अपनाइए। कोई भी तरह की आपको और सवाल पूछने हैं तो अवश्य पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई हैंड इट ओवर बैक टू डॉक्टर अंकुर भटनागर फॉर टेकिंग इट फॉरवर्ड। थैंक यू। अगर कॉलेज से कोई डॉक्टर टंडन या जी या फिर अंकुर भटनागर जी हैं तो इट इज गुड, अदरवाइज आप लोग कोई सवाल अगर चाहते हैं पूछना तो यू आर मोस्ट वेलकम। वी विल वेट फॉर अनदर 2 minutes, अदरवाइज वी विल फॉर्मली क्लोज द सेशन टुडे। आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, किसी ने पूछा, हर्षिता ने पूछा एक सवाल, मुझे दिख गया चैट बॉक्स में, इज म्यूचुअल फंड सेफ फॉर इन्वेस्टिंग? तो सेफ्टी की बात जो मैंने हर्षिता करी, अभी बताया था मैंने कि सेफ्टी 100% किसी चीज में नहीं होती है। तो आपको अलग अलग डिग्री ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में लिखा जाता है, हर बार लिखा जाता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल। तो उसमें भी अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जो बहुत कम रिस्क वाले होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क वाले होते हैं। तो थोड़ा आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। उसकी जानकारी आप और ले सकती हैं, हमने आपको अपने मेल ID दिए हुए हैं। आपको अगर कुछ इसके बारे में और जानना है तो अवश्य आप जो है हमारे वेबसाइट पे भी आइए और प्लस हमारे को मेल करिए, तो आपको और बातें हमारे यहाँ दिव्या हैं, सृष्टि हैं, ये बता सकती हैं आपको, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई और सवाल नहीं है तो वी वुड formally close today's session, and thank you all for attending today's session, all the student and faculty from the college at Amroha. It was really very good that all of you heard it patiently. Thank you very much. Now we formally close today's session. Thank you.